दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा नेक्टर इन अ सेव। इस नॉवेल को लिखा था कमला मार्कंडेय ने 1954 में। दोस्तों इस नॉवेल को ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1954 में। तो आइए दोस्तों हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग महिला से जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी अक्सर इस बात की कल्पना करती है कि उसका पति जो बहुत पहले मर चुका है वो उसके बगल में सो रहा है। दिन के समय में वो अपने एक एडॉप्टेड चाइल्ड यानी कि गोद लिए हुए बच्चे पुली के साथ बाहर बैठती है। बाहर बैठकर वो अस्पताल की उस इमारत को देखती है जहां पर उसका बड़ा बेटा सेल्वम काम करता है। दोस्तों रुक्मणी अपने जीवन की कहानी बताना शुरू करती है। वो एक गांव के मुखिया की बेटी थी। उसकी कुल 4 बहनें थे। वो चारों बहनों में सबसे छोटी थी। रुक्मिणी जब अपने तीनों बड़ी बहनों की शादी देखती है तो वो अपनी शादी के बारे में भी कल्पना करती है कि उसके माता पिता उसकी भी शादी शानदार तरीके से करेंगे। लेकिन रुक्मिणी की माँ उसको इस बात की चेतावनी देती है कि उसकी शादी बहुत ही साधारण होगी क्योंकि वो घर में सबसे छोटी है और दहेज के लिए उतने पैसे नहीं बचे हैं। जब रुक्मिणी 12 साल की हो जाती है तो उसकी शादी एक नाथन नाम के किराएदार किसान से करा दी जाती है। शादी के बाद रुक्मणी जब अपने पति नाथन के साथ गाड़ी में घर से निकलती है तो वो बहुत घबरा जाती है और रास्ते में कई बार उल्टी करती है। नाथन बहुत दयालु होता है। वो समझ जाता है कि रुक्मणी बहुत डर रही है, इसलिए वो उसको शांत करवाता है। रुक्मणी जब नाथन के घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि नाथन मिट्टी के घर में रहता है। ये चीज देखकर वो निराश हो जाती है, लेकिन वो अपने दयालु पति को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा दिखावा करती है कि वो नाथन के साथ उस घर में आके बहुत खुश है। नाथन के घर जाने के बाद रुक्मणी जल्दी ही अपने पड़ोसियों से परिचित हो जाती है। उसमें से एक काली होती है, दूसरी जानकी और एक सुंदर युवती। इसका नाम था कुंती। कुंती गर्भवती थी। काली और जानकी तो रुक्मणी के काफी ज्यादा करीब थी, लेकिन कुंती हमेशा रुक्मणी से दूरी बनाए रखती है। जब कुंती को लीवर पेन स्टार्ट होता है तो उस टाइम रुक्मणी उसके घर पर जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। कुंती ऐसा नहीं चाहती थी कि रुक्मणी उसकी मदद करे, लेकिन फिर भी रुक्मणी ऐसा करती है। जब वो बाद में अपने घर आती है तो नाथन थोड़ा सा गुस्सा करता है क्योंकि उस टाइम तक रुक्मणी भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और नाथन कहता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। नाथन अनपढ़ था, लेकिन रुक्मणी पढ़ना चाहती थी। उसको लगता था कि अगर वो पढ़ लिख लेगी तो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकती है। नाथन भी इस चीज में रुक्मणी की मदद करता है। वो खुद चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ लिख ले। जल्दी ही रुक्मणी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो इरावली रखती है। रुक्मिणी सोचती थी कि उसका पहला बच्चा एक लड़का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका पहला बच्चा एक लड़की रहती है। अगले 6 सालों तक रुक्मिणी को कोई भी बच्चा नहीं होता। जब भी वो अपने माता पिता से मिलने जाती थी तो उसकी माँ इस बात की कामना करती थी कि उसको और भी बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रुक्मिणी अपने बचपन के लिए एक ब्रिटिश डॉक्टर केनी को दिखाती है। केनी उसका इलाज करता है और अगले साल रुक्मिणी एक बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम वो अर्जुन रखती है। इसी तरह से अगले 4 सालों में वो 4 बेटों को जन्म देती है जिनका नाम वो थाम्बी मुरुगन राजा और सेल्वम रखती है। परिवार बड़ा होने के कारण घर में संसाधनों की कमी हो रही थी, इसलिए रुक्मिणी सब्जियां बेचना स्टार्ट कर देती है। एक दिन अर्जुन आता है और अपनी माँ से बताता है कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं। वो लोग शहर में एक चमड़े का कारखाना लगाएंगे और ये काम महीनों तक चलता रहेगा। सैकड़ों लोगों के बाहर से आ जाने की वजह से कीमतें बढ़ गई थी और रुक्मिणी थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसे अपना परिवार चलाना था और ऐसी महंगाई में वो थोड़ी सी असहज हो रही थी अपने परिवार को चलाने में। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सभी मजदूर वापस चले जाते हैं और उसके परिवार को थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन नाथन इस बात की चेतावनी देता है कि कारखाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सारे मजदूर अभी आगे भी आएंगे। रुक्मिणी घर का खाना पकाने के लिए गोबर इकट्ठा करती है। डॉक्टर केनी को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती कि रुक्मिणी इतनी देहातियों की तरह रहती है, लेकिन डॉक्टर केनी रुक्मिणी के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा विनम्र है। उनको हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए देता रहता है। रुक्मिणी जानती है कि डॉक्टर केनी कारखाने में काम कर रहे लोगों का इलाज करता है, लेकिन रुक्मिणी को यह बात नहीं पता कि आखिर डॉक्टर केनी की कोई फैमिली है भी या नहीं। अब रुक्मिणी की बेटी इरावदी भी बड़ी हो जाती है और समय आ जाता है कि उसके लिए किसी हस्बैंड का चुनाव किया जाए। रुक्मिणी के पास दहेज बहुत कम है, लेकिन उसकी बेटी इरावदी बहुत खूबसूरत है और इसी वजह से वो एक अच्छा पति पाने में कामयाब हो जाती है। इरावदी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसको पता था कि एक दिन उसकी शादी होनी है और उसे अपने माता पिता के फैसले को मानना पड़ेगा। अब अंत में एक दिन इरावदी शादी करके अपने पति के साथ चली जाती है। रुक्मिणी को इस बात का दुख होता है कि अब उसकी बेटी इरावदी उसके साथ नहीं रहेगी। अब दोस्तों उस साल
मानसून बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से सारी फसल बर्बाद हो जाती है। रुक्मिणी के पास कुछ पैसे होते हैं जिससे वो चावल खरीदना चाहती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मानसून खराब होने की वजह से सामान की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इरावडी की शादी को करीब 5 साल हो जाते हैं, लेकिन उसको एक भी बच्चा नहीं होता। इसलिए इरावडी का पति दूसरी शादी करना चाहता था और वो इरावडी को उसके माँ बाप के घर छोड़ने के लिए आता है। रुक्मिणी के 2 बेटे अर्जुन और थम्बी भी कारखाने में काम की तलाश करते हैं। अब दोबारा से रुक्मिणी के घर में उसकी बेटी इरावडी भी रहने लगी है, जिसकी वजह से खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वो अपने बेटों की कमाई से परिवार को चला लेती है। जब नाथन किसी के अंतिम संस्कार में जाता है तो उस समय मौका देखकर रुक्मिणी डॉक्टर केनी से मिलने के लिए शहर जाती है और अपनी बेटी इरावडी के बारे में बताती है कि उसको भी बच्चा नहीं हो रहा है। इस पर डॉक्टर केनी कहता है कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो। जब रुक्मिणी डॉक्टर केनी से मिलकर वापस घर आ रही होती है तो उससे रास्ते में कुंती मिलती है। कुंती रुक्मिणी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि रुक्मिणी अपने पति के गैर मौजूदगी में दूसरे मर्दों से मिलने के लिए जाती है। कुंती की ये बात सुनकर रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक थप्पड़ मारती है। रुक्मिणी के 2 बेटे अर्जुन और थम्बी सिलोन में चाय के बागान में काम करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा उसका दूसरा बेटा मुरुगन बड़े शहर में काम करने के लिए घर छोड़ देता है। इस साल सूखा पड़ जाता है और सूखा पड़ने की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जब किराया कलेक्टर शिवाजी नाथन के पास किराया लेने के लिए आता है तो नाथन के पास पैसा नहीं होता। वो अपने घर की संपत्ति बेचकर किसी तरह से आधा किराया चुका देता है और बाकी का किराया देने के लिए वो शिवाजी से कुछ वक्त मांगता है। अगले साल बारिश होती है। एक बार वो लोग फिर से खेती करते हैं, लेकिन तब तक उनके पास सारा अनाज खत्म हो चुका रहता है। एक दिन कुंती रुक्मिणी के पास आती है, बहुत ही बुरी अवस्था में। वो रुक्मिणी से खाना मांगती है और इसके लिए उसको ब्लैकमेल भी करती है। कुंती कहती है कि तुम्हारा पति नाथन मेरे दोनों बेटों का पिता है। ये चीज सुनकर रुक्मिणी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका परिवार बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इसके कुछ देर बाद गांव के लोग रुक्मिणी के चौथे बेटे राजा की डेड बॉडी लेकर उसके पास आते हैं। लोग बताते हैं कि राजा भोजन की तलाश में चमड़े के कारखाने के पास टहल रहा था, जिसकी वजह से वहां के चौकीदार ने उसको मार डाला। ये चीज सुनकर रुक्मिणी को बहुत तकलीफ होता है कि उसका बेटा भोजन की तलाश में मारा गया। वो जरूर भूख से तड़प रहा होगा, तभी वो कारखाने के पास गया था। अपने बेटे की मौत से रुक्मिणी को गहरा धक्का लगता है। वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी एक दिन कारखाने के 2 अधिकारी आते हैं। वो लोग रुक्मिणी से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की मौत के जिम्मेदार हमारा कारखाना नहीं है, इसलिए तुम हमारे कारखाने के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मत करना। रुक्मिणी को नहीं पता था कि कानूनी कार्रवाई कैसे की जाती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता है रुक्मिणी के परिवार में हर कोई कमजोर होता जाता है, खास तौर पर उसका छठा बेटा कुटी। एक रात रुक्मिणी को कुछ हलचल सुनाई देती है। उसको लगता है कि कुंती जरूर फिर से कुछ चोरी करने के लिए उसके घर में आई है। रुक्मिणी अंधेरे में उस अजनबी के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो देखती है कि वो कुंती नहीं बल्कि उसकी बेटी इरावडी है। वो छोटे कपड़े पहने रहती है। इरावडी अपने छोटे भाई कुटी के लिए खाना खरीदने के लिए वैश्या के रूप में काम कर रही है ताकि वो अपने छोटे भाई का पेट भर सके। रुक्मिणी ये सब देखने के बाद मानो जैसे तबाह हो जाती है। उसको गहरा धक्का लगता है। नाथन भी नाराज होता है, लेकिन उन दोनों को इस बात का एहसास होता है कि उनकी बेटी इरावडी अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करती है। लेकिन दोस्तों, इरावडी के इतना करने के बाद भी उसका छोटा भाई कुटी कुपोषण से मर जाता है। अब एक दिन रुक्मिणी डॉक्टर केनी को गांव में आते हुए देखती है। वो उसको बताती है कि उसके 2 बेटे भूख से मर चुके हैं। इस पर डॉक्टर केनी भी बताता है कि वो भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों से अलग हो चुका है। उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया है। इस पर रुक्मिणी डॉक्टर केनी से कहती है कि एक महिला को हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहना चाहिए। इसके बाद वो ये भी बताती है कि उसकी बेटी इरावडी अब किसी नाजायज बच्चे के साथ गर्भवती है। अब एक दिन रुक्मिणी का बेटा सेल्वम अपने माता पिता से कहता है कि अब वो खेत में काम नहीं करेगा, बल्कि वो डॉक्टर केनी के साथ काम करेगा, क्योंकि डॉक्टर केनी ने ब्रिटेन की अमीरों से कुछ फंड इकट्ठा किया था, जिसके जरिए वो एक बड़ा अस्पताल बनाएगा। वो अपने सारे प्रोजेक्ट के बारे में रुक्मिणी को बताता है। अब सेल्वम भी पूरे टाइम डॉक्टर केनी के साथ ही रहने लगता है। वो अपने माता पिता से मिलने बहुत कम आता है। डॉक्टर केनी के पास उतने ज्यादा फंड नहीं थे, जिसकी वजह से अस्पताल का काम स्लो हो जाता है, लेकिन डॉक्टर केनी कसम खाता है कि वो उस अस्पताल को बनाकर रहेगा। अब एक दिन वो जमींदार का एजेंट शिवाजी आता है। वो रुक्मिणी और उसके हस्बैंड को बताता है कि उसका मालिक अब उनके जमीन को कारखाने को बेच रहा है। अब उसके परिवार के पास एक ही रास्ता है कि वो उसके जमीन को छोड़ दे। अब हताश होकर रुक्मिणी और नाथन ये तय करते हैं कि सेल्वम और इरावडी दोनों शहर में रहेंगे
और रुक्मिणी अपने पति नाथन के साथ अपने बेटे मुर्गन की तलाश में शहर की यात्रा करेगी। उन दोनों को नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ रहता है, इसलिए उन लोगों को मंदिर में सोना पड़ता है। रात के समय में चोर उनकी गठरियों से जो भी पैसा रहता है उसको चुरा लेते हैं। अब पुली नाम का एक गली का बच्चा रुक्मिणी और नाथन को एक ही स्ट्रीट पर ले जाता है जहाँ पर मुर्गन रहता था। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो मुर्गन वहाँ पर नहीं था, क्योंकि बहुत पहले ही मुर्गन ने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया था। अब वहाँ के लोग रुक्मिणी और नाथन को किसी दूसरे घर में लेकर जाते हैं। जब वहाँ पर वो लोग अपने बेटे मुर्गन के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर मुर्गन तो नहीं होता, लेकिन उसकी वाइफ अम्मू और उसका एक बेटा जरूर होते हैं। मुर्गन ने उन दोनों को छोड़ दिया है और अब वो कहीं और रहता है। ये सब देखकर रुक्मिणी को बहुत शर्म आती है कि उसके बेटे मुर्गन ने अपनी वाइफ के साथ ऐसा किया। अब रुक्मिणी और नाथन को नहीं पता था कि उनको अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास घर लौटने के लिए पैसे भी नहीं थे। रुक्मिणी पढ़ना जानती थी, इसलिए वो एक पाठक के रूप में काम करना चाहती है। वो एक छोटी सी दुकान लगाती है, लेकिन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि एक महिला पढ़ सकती है। वो थोड़े बहुत पैसे कमाती है और किसी तरह से बस चावल खरीद पाती है। वो गली का छोटा बच्चा पुली शहर के तौर तरीकों से वाकिफ था, इसलिए वो रुक्मिणी और नाथन से कहता है कि तुम दोनों को पत्थर की खदान में काम करनी चाहिए, जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। पुली खुद को नाथन और रुक्मिणी के साथ जोड़ लेता है। वो सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। पुली रुक्मिणी और नाथन को शहर घुमाता है और जब वो दोनों काम करने के लिए चले जाते हैं तो उनके पैसों की रखवाली भी करता है। रुक्मिणी कहती है कि वो पुली को अपने साथ गांव ले जाएगी, लेकिन पुली कहता है कि मैं गांव में नहीं रहना चाहता। अब एक दिन नाथन को तेज बुखार होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब रुक्मिणी के पास वो अनाथ बच्चा पुली ही बचता है। वो किसी तरह से पुली को मनाकर कुछ पैसे इकट्ठा करके गांव लौटती है। रुक्मिणी ने अपने पूरे जीवन भर बहुत सारा संघर्ष किया था। जब वो वापस जाती है तो उसका बेटा सेल्वम और इरावडी इस बात से खुश होते हैं कि उनकी माँ वापस आ गई है।